Hello people, this is channel CATV and in this video we are going to talk about the May 20 amendments, right? तो May 20 amendments की बात करेंगे और ठीक है, जो बिना किसी देर के अब हम स्टार्ट करते हैं May 20 amendment के रिस्पेक्ट में। सबसे पहला अमेंडमेंट जो आता है वो बात होती है रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर फ्रॉम लिस्टेड एंटिटी और मटेरियल सब्सिडियरी। तो लिस्टेड एंटिटी और मटेरियल सब्सिडियरी में से स्टैट्यूटरी ऑडिटर अगर कभी रिज़ाइन करता है उसके रिस्पेक्ट में बातें हैं, पर बात ये आती है कि मटेरियल सब्सिडियरी का मतलब क्या होता है। हमने सब्सिडियरी पता है, पर मटेरियल सब्सिडियरी का मतलब क्या होता है ये दो रेगुलेशन में डिफाइंड है, रेगुलेशन 16C में और रेगुलेशन 24 में। रेगुलेशन 16C में मटेरियल सब्सिडियरी का ये मतलब होता है कि वो सब्सिडियरी जिसमें कंसोलिडेटेड इनकम या नेटवर्थ का मोर देन 10% जो है वो सब्सिडियरी से अर्न होता है। कि अगर बात करें कि कंसोलिडेटेड इनकम और नेटवर्थ का मोर देन 10% उस सब्सिडियरी से आ रहा है तो वो मटेरियल सब्सिडियरी वो मेनली इंपॉर्टेंस रखती है। यही बात अगर रेगुलेशन 24 में है तो कंसोलिडेशन इनकम या नेटवर्थ का मोर देन 20% अगर मुझे सब्सिडियरी से आ रहा है तो वो मेरे लिए मटेरियल सब्सिडियरी है। रेगुलेशन 24 क्या बात करता है, रेगुलेशन 24 में अगर आप मोर देन 20% है तो रेगुलेशन 24 क्या बात करता है, उसके लिए हमको ये पेज देखना पड़ेगा। रेगुलेशन 24 ये बात कर रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को शुड बी उसे होना चाहिए डायरेक्टर ऑफ अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडियरी। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडियरी में एटलीस्ट डायरेक्टर बनना चाहिए। अब एक और चीज़ है कि लिस्टेड एंटिटी कभी डिस्पोज कर रही है शेयर्स, लिस्टेड एंटिटी मतलब इधर अपन मान लेते हैं होल्डिंग कंपनी, अगर डिस्पोज कर रही है शेयर्स, मटेरियल सब्सिडियरी के जो शेयर्स है वो डिस्पोज कर रही है, मतलब कि लिस्टेड एंटिटी का कंट्रोल है और वो कंट्रोल को कम कर रही है। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल ऑफ लेस देन 50% कंट्रोल वो ले जा रही है। तो ऐसा केस में जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा। ठीक है, जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा, पर दो केस में स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं होगा। जब स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, जब स्कीम के तहत ये डिस्पोजिशन हो रहा है या रिजोल्यूशन प्लान के तहत जो है अगर हो रहा है ये डिस्पोजिशन तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर रही बात आती है कि सेल लीज और डिस्पोज कर रहे हैं, इधर तो अपन ऊपर बात करी डिस्पोज ऑफ शेयर्स, नीचे बात कर रहे हैं डिस्पोज ऑफ जैसे कि अपन ने ऊपर बात करी डिस्पोज ऑफ शेयर्स की, नीचे बात कर रहे हैं डिस्पोज ऑफ एसेट की। तो अगर डिस्पोज कर रहे हैं एसेट को ही डिस्पोज कर रहे हैं, ठीक है, और सेल लीज डिस्पोज ऑफ एसेट और मोर देन 20% एसेट ऑफ मटेरियल सब्सिडियरी, इधर बोल रहे हैं कि तुम मटेरियल सब्सिडियरी की जो एसेट है उसका मोर देन 20% जो है सेल लीज या डिस्पोज कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे केस में जो है सिंपल सी बात है कि स्कीम ऑफ अरेंजमेंट और रिजोल्यूशन प्लान है तो ठीक है, जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा और नहीं लगेगा अगर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट या रिजोल्यूशन प्लान में बोला गया है तो वो डिस्क्लोजर जो है आपको एक दिन में बताना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, तो हमने बात कर ली। ठीक है, रेगुलेशन 24 के रिस्पेक्ट में May 20 अमेंडमेंट में ये याद रखना कि हमने ये मटेरियल सब्सिडियरी के रिस्पेक्ट में बात करी है। अब जस्ट लाइक 140 सबसेक्शन 2 में जैसे कि हमको देना पड़ता है ना इन रेजिग्नेशन का नोटिस, वैसे ही ऑडिटर को भी लिस्टेड एंटिटी को भेजना पड़ता है। जैसे ऑडिटर को लिस्टेड एंटिटी को भेजना पड़ता है, ऐसे एलओडीआर भी बोलता है कि ऑडिटर लिस्टेड एंटिटी को भी भेजे। अगर तुम लिस्टेड एंटिटी के ऑडिटर हो तो एलओडीआर भी बोलता है कि तुमको रेजिग्नेशन का नोटिस तो भेजना चाहिए, लिस्टेड एंटिटी 24 घंटे के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को बता देगा। ठीक है, ऑडिटर को ऑडिट करने के दौरान कभी कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो रही है या मैनेजमेंट जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है ऑडिटर को, ठीक है, अगर जो है मैनेजमेंट जो है ऑडिटर को कोऑपरेट नहीं कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल ही नहीं हो रही है ऑडिटर को, इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को अवेलेबल नहीं हो रही है, साथ ही साथ जो है कोऑपरेशन भी नहीं हो रहा है। तो इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं हो रही है, मैनेजमेंट कोऑपरेट भी नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में पर्टिकुलर ऑडिट कमेटी वो अपना कंसर्न जो है वो चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी को बताएगा कि यार ये कौन सा मैनेजमेंट है, मदद ही नहीं कर रहा है ये। क्योंकि चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी को ऐसा भी नहीं है कि वो वेट करेगा, कोई बिल्कुल वेट नहीं करने वाला, वो है क्वार्टरली कमेटी मीटिंग का वेट नहीं करेगा। ये नहीं बोलेगा कि आप अपनी शिकायत क्वार्टरली कमेटी मीटिंग में लेकर आओ ना, वो वेट ही नहीं करेगा। वो बोलेगा कि चलो आपकी प्रॉब्लम को अभी रिजॉल्व करते हैं, तो आप ऑडिट कमेटी के पास जाना, एंटिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास मत जाना ऑडिट, क्योंकि इनसे तो हमको दिक्कत है तो हम इनके पास थोड़ी ना जाएंगे, हम ऑडिट कमेटी के पास जाएंगे। अब ये क्या करते हैं, ये आपको जो है उनके व्यूज़ बताते हैं, ये अपने व्यूज़ बताते हैं। ठीक है, ऑडिटर और मैनेजमेंट को अपने व्यूज़ बताते हैं। एंड देन जो है ऑडिटर की इच्छा पे है कि जो इन्फॉर्मेशन इनको अवेलेबल नहीं हो रही है वो ऑडिट कमेटी को बताए। अगर चीज़ें रिजॉल्व हो रही है तो ठीक है, नहीं है तो वो डिस्क्लेमर ओपिनियन दे देगा या अपने को जो है वो अपनी पोजीशन से विड्रॉ कर लेगा।
ठीक है। तो हमने पहला क्या पढ़ा, अगर हम अपना ट्रैक रखें तो पहला पढ़ा हमने मटेरियल सब्सिडियरी, चलो एक जगह लिख लो। दूसरा अगर हमने पढ़ा है तो ये है हमारा रेजिग्नेशन, कम्युनिकेशन बाय ऑडिटर टू द चेयरमैन। तीसरा पढ़ रहे हैं कंडीशंस टू बी कंप्लाई, ठीक है। ये अगर अपन बोले तो ये है लिमिटेड रिव्यू ऑडिट रिपोर्ट। तो लिमिटेड रिव्यू ऑडिट रिपोर्ट के विषय पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि भैया स्टार्ट होता है क्वार्टर का, एंड भी होता है। अगर स्टार्ट क्वार्टर एंड के 45 दिन के अंदर अंदर आप रिजाइन कर रहे हो तो क्वार्टर जो अभी क्वार्टर गया उसका लिमिटेड रिव्यू ऑडिट रिपोर्ट आप सबमिट करो। 45 दिन के बाद रिजाइन कर रहे हो तो उस क्वार्टर का, इनफैक्ट उसके अगले क्वार्टर का भी, तो 45 दिन के अंदर कर रहे हो तो उस पिछले क्वार्टर का, 45 दिन के बाद कर रहे हो क्वार्टर एंड के 45 दिन के बाद, तो उस क्वार्टर का और अगले क्वार्टर का भी आप जो है लिमिटेड रिव्यू ऑडिट रिपोर्ट दो। और अगर सिचुएशन ये आती है कि आप ये जो है 4th क्वार्टर में रिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है, 3 साल की आपने बाकायदा क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 की आपने बाकायदा रिपोर्ट दी, और अगर आप 4th ईयर में जो है आप रिज़ाइन कर रहे हो तो ऐसे केस में आपको क्वार्टर 4 का देना पड़ेगा। अब ऐसा भी नहीं कि क्वार्टर 3 के एंड के भले आप 2 दिन बाद ही आप जो है क्वार्टर 4 में रिज़ाइन कर रहे हो, तो आपको जो है बाकायदा रिज़ाइन कर रहे हो तो आपका क्वार्टर 4 की रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ जो है एनुअल रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। लिमिटेड रिव्यू ऑडिट रिपोर्ट और साथ ही साथ एनुअल रिपोर्ट भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हमने समझा है। कुछ बीओडी कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरीके से है कि 1 सेकेंड, अगर वुमेन डायरेक्टर की बात करें तो टॉप 500 1 अप्रैल 2019, टॉप 500 जो है 1 अप्रैल 2019 में एक वुमेन डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शिफ्ट कंप्रेस एक वुमेन डायरेक्टर, पर ये जो है 1 अप्रैल 2020 से टॉप 1000 है। मतलब कि अब जो है एप्लीकेबिलिटी बढ़ा दी है, ठीक है। ये एप्लीकेबिलिटी बढ़ा दी है, मतलब बढ़ा दी है इन द सेंस कि वो वास्ट कवरेज बढ़ा दिया है। एक तरीके से ये बोलना चाह रहा हूँ कि कवरेज बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये 500 2000 है। बीओडी कंपोजिशन में देखें तो बीओडी में 6 डायरेक्टर होना चाहिए 1 अप्रैल 2019 से, और ये टॉप 1000 है, तो 500 1000 2000, तो इधर बीओडी कंपोजिशन में 1000 2000 है कि 6 डायरेक्टर होने चाहिए। मैक्सिमम डायरेक्टर की बात करें तो मैक्सिमम डायरेक्टर 1 अप्रैल 2019 से 8 लिस्टेड एंटिटी और 1 अप्रैल 2020 में 7 लिस्टेड एंटिटी में मैक्सिमम डायरेक्टर है। तो डायरेक्टरशिप जो है कम कर दी, पहले 8 लिस्टेड एंटिटी था, 7 लिस्टेड एंटिटी है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो दोनों में सेम है। अब इसका एक्सेप्शन ये है कि अगर पर्सन किसी कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर या एमडी है, तो पर्सन किसी कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर या एमडी है, देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो मैक्सिमम 3 लिस्टेड एंटिटी में ही हो सकता है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यूँ तो 7 लिस्टेड एंटिटी में तुम हो सकते हो, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिस्पेक्ट में पहले 8 था, फिर बाद में 7 हो गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में बात करें तो 6 डायरेक्टर है। टॉप 500 और टॉप 1000 और 2000 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में देखा जाता है, और वुमेन डायरेक्टर के रिस्पेक्ट में 500 एंड 1000 देखा जाता है, ठीक है। और एक चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है कि चेयरपर्सन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए। ये 1 अप्रैल 2020 से एप्लीकेबल है। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा कि 1 अप्रैल 2020 से एक चीज़ और एप्लीकेबल है कि चेयरपर्सन शुड बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर डायरेक्टर और एमडी सीईओ ऑफ द कंपनी। ये सब हमने जो है बात करी, ठीक है। फिर जो है एलओडीआर में 75 ईयर्स है, जैसे कि 70 साल के ऊपर वालों को अगर आपको अपॉइंट करना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, वैसे ही इधर 74 साल है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, ठीक है। ये हमने तो फटाफट देख लिया, ठीक है। अब इसको हम सिस्टमैटिक तरीके से रिवाइज करते हैं। अगर बात है हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिस्पेक्ट में, ऑडिट कमेटी के रिस्पेक्ट में बात है, तो अगर हम देखें तो कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमेटी। सबसे पहले हम सेक्शन 177 की तरफ मूव कर रहे हैं, और सेक्शन 177 क्या बोल रहे हैं, 177 के अंदर 10 सब सेक्शन है, राइट। अगर हम बात करें तो कंपनी रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमेटी, मतलब कि लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड प्रिस्क्राइब कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, ठीक है। टर्नओवर 100 करोड़ या 10, 50, 100, और आउटस्टैंडिंग डीडीएल जो है 50 करोड़ से ज़्यादा है। मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए और मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ये तो हमने पढ़ा है कि मिनिमम 3 डायरेक्टर होना चाहिए और जिसमें मेजॉरिटी जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, और चेयरपर्सन मेजॉरिटी मेंबर विथ चेयरपर्सन। तो मेजॉरिटी मेंबर विथ चेयरपर्सन शुड एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो मिनिमम 3 डायरेक्टर है और मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और मिनिमम 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। ये हमने बाकायदा, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है आपको भी
देखना है और आपको भी इसको है सिस्टमेटिक तरीके से करना है। फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी की बात करें तो रिकमेंडेशन, देखो फंक्शन ऑफ ऑडिट कमेटी की बात करें अगर हम, तो वो क्या करता है, रिकमेंडेशन करता है, ठीक है, रिकमेंडेशन करता है। और अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स, तो रिकमेंडेशन क्या करता है, आर्ट, ठीक है, अपॉइंटमेंट के बाद रीअपॉइंटमेंट मत बोल देना क्योंकि वो आ जाता है, ठीक है, तो रिकमेंडेशन करता है आर्ट, अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स, ठीक है। रिव्यू, ऑडिटर इंडिपेंडेंस एंड ऑडिटर इफेक्टिवनेस, ठीक है, तो AIE, ठीक है, तो आर्ट, ऑडिटर इंडिपेंडेंस एंड इफेक्टिवनेस, रिव्यू करना, एग्जामिनेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट देयर ऑन, तो क्या है, ठीक है, तो हम देखें एग्जामिनेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट देयर ऑन, तो एग्जामिनेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, वो फिनेंशियल स्टेटमेंट का भी एग्जामिनेशन करता है। सी अभी अपन ने ऊपर तो रिकमेंडेशन, एक होता है कि एक पावर, एक थ्योरेटिकल पावर होती है और एक होता है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट से ओरिएंटेड अगर हम बात करें तो एक होता है कि रिकमेंडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स, ठीक है, ये 177 के 4 को हम जो है फंक्शंस ही बोलते हैं। तो रिकमेंडेशन करता है अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स ऑफ ऑडिटर, ठीक है, तो रिकमेंडेशन करता है 8 का। फिर रिव्यू एंड मॉनिटर ऑडिटर इंडिपेंडेंस एंड ऑडिटर इफेक्टिवनेस, ठीक है, AIE हो गया। एग्जामिनेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट को भी एग्जामिन करना और ऑडिट रिपोर्ट को भी, अगर हम डॉक्यूमेंट्स ओरिएंटेड देखें तो फिनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ वो ऑडिट रिपोर्ट को भी देखता है, तो फिनेंशियल स्टेटमेंट देखता है साथ में ऑडिट रिपोर्ट भी देखता है, ठीक है। अब अप्रूवल मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टीज, ठीक है, तो अगर हम बात करें तो अप्रूवल एंड मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ठीक है, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, कंपनी 1 टू कंपनी 2, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, मॉनिटरिंग एंड यूज ऑफ फंड रेज थ्रू पब्लिक ऑफर, तो मॉनिटरिंग करना एंड यूज ऑफ फंड, मॉनिटर कर रहा है एंड यूज ऑफ फंड जो आपने पब्लिक से लेके रखे हैं, और मॉनिटरिंग करना एंड यूज ऑफ फंड। तो देखो एज एन ऑडिटर, ठीक है, हम आप क्या करेंगे, एक कंपनी है, कंपनी का बाकायदा जो है ऑडिटर होता है, तो ऑडिटर का आर्ट पहले तो ये करता है ऑडिट कमेटी, ठीक है, ऑडिटर का इंडिपेंडेंस और अगर हम बात करें इफेक्टिवनेस ये देखता है, कंपनी की फिनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट को जो है एग्जामिन करता है, ठीक है, तो वो रिकमेंड, एक तो वो जो है रिकमेंड करता है, ठीक है, रिकमेंड करता है, साथ ही साथ वो एग्जामिन भी करता है। फिर ये तो हो गया फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट के रिस्पेक्ट में। अब जो है डे टू डे बिजनेस में अगर हम बात करें तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को जो है वो अप्रूवल करता है, या मॉडिफिकेशन करना तो मॉडिफिकेशन कर सकता है। अप्रूवल के बाद स्क्रूटनी होती है, तो आपने देखा रिकमेंडेशन, रिव्यू, एग्जामिनेशन, अप्रूवल, स्क्रूटनी, ठीक है, तो रिकमेंडेशन करता है, रिव्यू करता है, एग्जामिनेशन, अप्रूवल और स्क्रूटनी, ठीक है, तो स्क्रूटनी ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन्स ये भी देखता है। अगर ये हमने डे टू डे रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, लाइबिलिटी की बात करें तो इंटर कॉर्पोरेट लोन्स की हमने बात कर ली, एसेट की बात करें तो वैल्यूएशन ऑफ एसेट की हमने बात करी, ठीक है, कंट्रोल्स की बात करें तो इवैल्यूएशन ऑफ इवैल्यूएशन करता है कंट्रोल्स का इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, और मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर एंड यूज ऑफ फंड, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है ऑडिटर करता है, ठीक है, तो ये बार बार बोलने में आएगा, ठीक है, और हमको ये करने का है, ठीक है। तो ऑडिट कमेटी, चलो ऑडिट कमेटी में हम ने क्या पढ़ा, एक तो वो रेकमेंड करता है, ठीक है, वो क्या रेकमेंड करता है, वो रेकमेंड करता है आर्ट, अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन एंड जो है टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है, तो वो रिकमेंड करता है, ठीक है। तो रेकमेंड करने के बाद जो है ऑडिटर बाकायदा रिव्यू करता है, ठीक है, रिव्यू करता है। रिव्यू क्या करता है ऑडिट कमेटी, अगर हम देखें तो रिव्यू क्या करता है ऑडिट कमेटी को, अगर हम देखें तो रिव्यू करता है AIE, ठीक है, रिव्यू क्या करता है वो AIE रिव्यू करता है, ठीक है। तो क्या किया कि रेकमेंड करता है अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट,
रिव्यू करता है ऑडिटर इंडिपेंडेंस एंड ऑडिटर इफेक्टिवनेस, ऑडिट इफेक्टिवनेस, एग्जामिन करता है फिनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, अप्रूवल करता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का, ठीक है। लाइबिलिटी को स्क्रूटनी करता है, स्क्रूटनी इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, या अपन बोल सकते हैं कि एसेट के रिस्पेक्ट में बात करें तो एसेट के रिस्पेक्ट में वैल्यूएशन, ठीक है। तो वैल्यूएशन ऑफ एसेट, अंडरटेकिंग एसेट जब नेसेसरी हो, ठीक है। रही बात है तो इवेल्युएट है, तो इवेल्युएट क्या करता है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये सब चीज़ें हम देखते हैं। साथ ही साथ मॉनिटर एंड यूज़ ऑफ पब्लिक फंड, मॉनिटर जो है क्या मॉनिटर करता है, मॉनिटर एंड यूज़ ऑफ पब्लिक फंड जो अराइज हुआ है पब्लिक ऑफर जो है इशू से, एंड यूज़ ऑफ पब्लिक फंड, ठीक है। तो मॉनिटर एंड यूज़ ऑफ पब्लिक फंड, ठीक है, मॉनिटर एंड यूज़ ऑफ पब्लिक फंड, ठीक है। तो अपन ने स्टार्टिंग क्या करी कि वो रेकमेंड करता है, ठीक है। एक रेकमेंड कर दिया, एक हो गया रिव्यू करना, रिकमेंड, रिव्यू, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा ई से एग्जामिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट, इवैल्यूएट इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। और फिर अरे ए से अपन अप्रूवल दे देते हैं, अप्रूवल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ठीक है। और जो है मॉनिटर एंड यूज़ ऑफ पब्लिक फंड, और एस से अगर हम बात करें तो स्क्रूटनी ऑफ लाइबिलिटीज, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, इन्वेस्टमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये आर्म्स, ठीक है। तो आर्म्स की जगह हम मेयर बोल सकते हैं कि वो मॉनिटर कर सकता है एंड यूज़ ऑफ पब्लिक फंड। ए से जो है अगर हम बात करें अप्रूव करता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, आर से है वो रिकमेंड करता है आर्ट और रिव्यू करता है ऑडिट इंडिपेंडेंस एंड ऑडिट इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो ए आर एम फिर स्क्रूटनी ऑफ लाइबिलिटी, इंटर कॉर्पोरेट जो है लोन्स है, इन्वेस्टमेंट है, और जो है अपना जो है वैल्यूएशन ऑफ एसेट है। तो ये आर्म्स के बारे में बात हो रही है। तो इसको हम जो है मेयर से इसको लिख लेते हैं। तो अगर हम बात करें इसको मेयर लिख लेते हैं, 1 सेकेंड, सॉरी, ओके। तो हम जो है इसको मेयर लिख लेते हैं, जिसमें हमने मॉनिटर पढ़ लिया, ठीक है। मॉनिटर के बाद हम जो है ए से अप्रूवल हो जाता है, आर से है हमारा रिव्यू, ऑडिटर इंडिपेंडेंस इफेक्टिवनेस, रिव्यू, और आर से है रिकमेंड, तो आर स्क्वायर हो गया। ई से है जो हमें इवेल्युएट और एग्जामिन करना, तो इवेल्युएट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, और एग्जामिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट। तो ऐसे हो गया मेयर हमारा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे निमोनिक्स है, ये जो हमको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ये हमको काम आएंगे। चलो ठीक है, तो इससे हम तो वैसे भी हम रिवाइज ही कर रहे हैं, ठीक है। और 177.4 इसको हम बोलते हैं फंक्शंस। अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन। रही बात आती है तो 177.5 की, तो 177.5 क्या बोलता है, ऑडिट कमेटी में कॉल फॉर कमेंट ऑफ द ऑडिटर अबाउट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो ऑडिट कमेटी क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है, कॉल फॉर कमेंट, ठीक है, वो कमेंट बुलवा सकता है। तो वो ऑडिट कमेटी क्या कर रहा है, वो ऑडिटर से जो है कमेंट बुलवा सकता है, ठीक है, अबाउट दी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर तो वो कमेंट करना है, या स्कोप के उस रिस्पेक्ट में, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है, क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो वो कॉल कर सकता है क्या भैया वो कमेंट, ठीक है, कमेंट बताना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के रिस्पेक्ट में कि कैसा क्या है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, आपका स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है और आपने क्या क्या ऑब्जर्वेशन करे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर सबमिशन टू द बोर्ड, और ऑडिट कमेटी रिव्यू करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये तो अपन ने बात करी थी ना कि फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी में कि एग्जामिन करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट दे रहा हूँ तो रिव्यू करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर सबमिशन टू द बोर्ड। देन उसके बाद ही एग्जामिन करने के बाद ही जो है वो रिव्यू करने के बाद ही जो है बोर्ड को सबमिट होगी। उसके बाद जो है वो बोर्ड को सबमिट होगी, राइट। ओके, सो अपन ने रिवाइज करा। फिर उसके बाद आती है बात कि मैं डिस्कस रिलेटेड इश्यूज विद इंटरनल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं हम पावर की बात करें तो पावर में 1 सेकेंड,
पावर की हम बात करें तो 177.5 में पावर के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो क्या बोला है कि कॉल फॉर कमेंट, कि वो ऑडिटर से जो है कमेंट मंगवा सकता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के रिस्पेक्ट में, स्कोप के रिस्पेक्ट में और ऑब्जर्वेशन मंगवा सकते हैं, कॉल फॉर कमेंट। ठीक है, रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर सबमिशन टू द बोर्ड, रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर देयर सबमिशन टू द बोर्ड, बोर्ड को सबमिट रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर देयर सबमिशन टू द बोर्ड, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करना एंड मे डिस्कस रिलेटेड इश्यूज विद इंटरनल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर, वो रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करते हैं इंटरनल ऑडिटर और स्टैट्यूटरी ऑडिटर से। तो ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि वो कॉल करते हैं कमेंट्स ऑफ ऑडिटर अपॉन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, स्कोप एंड ऑब्जर्वेशन, रिव्यू। तो अपन बोल सकते हैं कि कॉल करना, ठीक है, वो कॉल कर रहे हैं कमेंट्स कॉल कर रहा है, ठीक है, अबाउट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और स्कोप और ऑब्जर्वेशन। रिव्यू करना, क्या रिव्यू करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डी से है डिस्कस रिलेटेड इश्यूज विद इंटरनल ऑडिटर एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि केयर्ड, ठीक है, केयर्ड से है कॉल करना फॉर कमेंट, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, स्कोप ऑफ ऑडिट एंड ऑब्जर्वेशन, रिव्यू करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट और साथ ही साथ जो है डिस्कस रिलेटेड इश्यूज विद इंटरनल ऑडिटर एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ये हो गया हमारा केयर्ड। ठीक है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है, ये जो अपन ने 177.4 के में मैटर्स पढ़े थे ना, इन्वेस्टिगेट एनी मैटर स्पेसिफाइड इन 174। तो जो भी मैटर जो है स्पेसिफाइड है, मैटर स्पेसिफाइड इन 177.4 है, उसको इन्वेस्टिगेट करना। तो जो भी देखे रखा है मैटर 177.4 में, उन 177.4 के मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करना। साथ ही साथ पावर टू ऑब्टेन प्रोफेशनल एडवाइस, तो आप प्रोफेशनल एडवाइस भी ले सकते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस, ठीक है, एंड फुल एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशनल एडवाइस ले सकते हैं, इनको फुल एक्सेस है कि इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी के रिकॉर्ड्स में जो भी कंपनी के रिकॉर्ड्स में जो भी इन्फॉर्मेशन है, तो वो उसका एक्सेस उनको मिल जाएगा। इनको राइट टू बी हर्ड, तो इनके पास राइट टू बी हर्ड इन द मीटिंग, इनके पास राइट टू बी हर्ड इन द मीटिंग, इनको सुना जाएगा, ठीक है, पर शैल नॉट हैव राइट टू वोट, इनके पास जो है राइट टू वोट नहीं है, ठीक है। अब बोर्ड रिपोर्ट शैल डिस्क्लोज द कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी, ये जो ऑडिट कमेटी आप बात कर रहे हो ना, तो ऑडिट कमेटी के रिस्पेक्ट में अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन का डिस्क्लोजर तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो डिस्क्लोजर जाता है बोर्ड रिपोर्ट में, ठीक है, तो बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर जाता है, ठीक है। सो बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर जाता है, 177(9) और 10 जो है विजिल मैकेनिज्म की बात कर रहा है। सो इस तरीके से जो है हमने ऑडिट कमेटी के रिस्पेक्ट में बात करी। ऑडिट कमेटी के बारे में इधर जो है जो छोटी मोटी बातें हैं, जो सिर्फ पहले हम इसको ऐसे पढ़ लेंगे, फिर LODR से इसको कंपेयर करते हुए पढ़ लेंगे कि ऑडिट कमेटी में 3 डायरेक्टर है, जिसमें मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, मेजॉरिटी ऑफ पर्सन एंड इंक्लूडिंग चेयरपर्सन शुड बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो सेक्शन 8 कंपनी पे नहीं लगता है। तो ये बातें थी, ठीक है। अगर हम बात करें LODR के रिस्पेक्ट में, तो LODR के रिस्पेक्ट में ऑडिट कमेटी में रिक्वायरमेंट्स में ऐसा है कि इसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर है। अगर हम देखें तो हम बात करें तो मिनिमम 3 डायरेक्टर है, और जिसमें मेजॉरिटी उधर था 177 में, इधर मेजॉरिटी नहीं है, इधर 2/3 जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ठीक है, 2/3 इधर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। अगर हम बात करें कि 2/3 इधर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, सारे के सारे मेंबर, इधर मेजॉरिटी ऑफ मेंबर इंक्लूडिंग चेयरपर्सन नहीं, सारे के सारे मेंबर फिनेंशियली लिटरेट होने चाहिए, ऐसा वैसा भी नहीं, सारे के सारे मेंबर फिनेंशियली लिटरेट होना चाहिए, और एटलीस्ट एक मेंबर को तो एक्सपर्टीज होना चाहिए। चेयरमैन की बात भी कर दी इनने, चेयरमैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, तो भैया चेयरमैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। चेयरमैन को जो है AGM में प्रेजेंट होना चाहिए शेयर होल्डर की क्वेरीज को आंसर करने के लिए, तो चेयरमैन को जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए AGM में, ठीक है। इनफैक्ट मतलब अभी जो अपन ने बात करी कि कंपोजिशन की कि 3 डायरेक्टर है, जिसमें जो है 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। सारे मेंबर्स को शुड बी फाइनेंशियल लिटरेट, रीड एंड अंडरस्टैंड नहीं बोला, फाइनेंशियल लिटरेट बोला, एंड साथ ही साथ जो है एक को तो एक्सपर्टीज होनी चाहिए। चेयरपर्सन जो है वो ऑडिट कमेटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, तो चेयरपर्सन जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। साथ ही साथ चेयरपर्सन को AGM में प्रेजेंट होना है टू आंसर शेयर होल्डर क्वेरी, तो चेयरपर्सन को ऑडिट कमेटी में बाकायदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने का है। अब ऑडिट कमेटी क्या कर सकती है कि
ठीक है। अब ऑडिट कमेटी क्या कर सकती है कि अपने डिस्क्रिप्शन पे, एट इट्स डिस्क्रिप्शन, अब ऑडिट कमेटी है, कमेटी में वो इनवाइट कर सकती है, ठीक है, इनवाइट कर सकती है फिनेंस डायरेक्टर को, या फिनेंस फंक्शन के हेड को, या इंटरनल ऑडिटर के हेड को, या स्टैट्यूटरी ऑडिटर के रिप्रेजेंटेटिव को। तो दो तो फिनेंस की हो गई, फिनेंस डायरेक्टर, फिनेंस ऑडिट के फंक्शंस, हेड ऑफ फिनेंस फंक्शन, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। सच एग्जीक्यूटिव को कमेटी में इनवाइट करना है तो सिंपल सी बात है, अगर उसको न्योता देना है तो वो न्योता भी दे सकता है, ठीक है। ये अपन ने बात करी। और कंपनी सेक्रेटरी तो ऑब्वियस सी बात है, सेक्रेटरी होगा ही होगा, ये सब हमने बात करी। अब अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम देखें तो पावर्स ऑफ ऑडिट कमेटी, तो यही जो पावर्स की बातें हैं, इसके पहले हमने पावर्स की बात किधर देखी थी? पावर्स की बात हमने देखी थी 177(5) में, जिसमें हमने केयर्ड समझा था। जैसे कि हमने जो है उधर केयर्ड देखा था कि केयर्ड में क्या था कि कॉल फॉर कमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, स्कोप एंड ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि जो तुमको ऑब्जर्वेशन जो, ठीक है, जो तुमने देखे, जो तुमको दिखे, ठीक है। आर से क्या है कि रिव्यू फिनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट, और डी से क्या था, डिस्कस रिलेटेड इशूज विद इंटरनल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर। इधर पावर में क्या है, इधर भी पावर का कुछ, ओके, एक्सपर्ट सजेस्ट प्रोटीन, ओके, इधर एक्सपर्ट सजेस्ट प्रोटीन क्या बोलना चाह रहे हैं इधर? तो पावर ऑफ ऑडिट कमेटी के में ये बोलना चाह रहे हैं कि सबसे पहले एक्सपर्ट सजेस्ट प्रोटीन टू सिक्योर अटेंडेंस ऑफ आउटसाइडर विथ रिलेवेंट एक्सपर्टीज, ठीक है, वो आउटसाइडर की हेल्प ले सकता है, इसके पास पावर है। एक्सपर्ट सजेस्ट, ठीक है। अब सजेस्ट से की बात क्या, सजेस्ट का मतलब क्या है? एक्सपर्ट सजेस्ट प्रोटीन, तो क्या बोल रहे हैं? टू ऑब्टेन लीगल और प्रोफेशनल एडवाइस, ठीक है, वो एक्सपर्टीज, ठीक है, और टू सिक्योर अटेंडेंस ऑफ आउटसाइडर विद रिलेवेंट एक्सपर्टीज, सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एम्प्लॉय एंड इन्वेस्टिगेट एनी एक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स ऑफ रेफरेंस। अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेट एनी एक्टिविटी विद इट्स टर्म ऑफ रेफरेंस, तो जो टर्म ऑफ रेफरेंस में एक्टिविटी है उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है। अभी अपन ने क्या बात करी थी 177 में, इन्वेस्टिगेशन के रिस्पेक्ट में फंक्शंस जो है ऑडिट कमेटी के वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है 177(4), ठीक है। पर इधर टर्म्स ऑफ रेफरेंस बोला है, इधर 177(4) नहीं बोला है। और 177(4) अगर मैं आपको याद दिला दूँ, 177(4) में अपन ने क्या पढ़ा था? 177(4) में अपन ने फंक्शंस पढ़े थे, जिसमें अपन ने मेयर पढ़ा था, जिसमें अपन ने बहुत सारे जो है डायग्राम्स बनाए थे, जिसमें अपन ने एरो डायग्राम्स बनाए थे, ये समझने के लिए, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इन्वेस्टिगेशन करना है एनी एक्टिविटी विद रेफरेंस टू टर्म्स ऑफ रेफरेंस, ये हो गया टी। और अगर हम देखें एक्सपर्ट सजेस्ट प्रोटीन, तो 1 सेकेंड, इधर क्या है ये, ठीक है, सिक्योर अटेंडेंस फ्रॉम आउटसाइडर, ठीक है, ये एक्सपर्ट हो गया। एस से सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एम्प्लॉय, ठीक है, ओके, प्रो से प्रोफेशनल एडवाइस ले सकता है, सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एम्प्लॉय, और टी से जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। तो एक्सपर्टीज एस से सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एम्प्लॉय से जो है इन्फॉर्मेशन सीक कर सकते हो, प्रोफेशनल एडवाइस ले सकते हो, और टर्म्स ऑफ रेफरेंस के हिसाब से आप जो है इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। तो जैसे केयर्ड है, वैसे ही एक्सपर्ट सजेस्ट प्रोटीन, ठीक है, एक्सपर्ट सजेस्ट प्रोटीन, ठीक है, ठीक है। तो प्रोटीन है, तो एन तो जैसे भी जो है इन्वेस्टिगेट एक्टिविटी इन रिलेशन टू टर्म्स ऑफ रेफरेंस। अब मैंडेटरी रिव्यूज एरिया है, तो याद रखना मैंडेटरी रिव्यूज एरिया में 6 एरियाज है, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं मैंडेटरी रिव्यू एरियाज, ठीक है। मैंडेटरी रिव्यूज एरियाज में जो है 6 एरियाज है, ठीक है। तो क्या क्या 6 एरियाज है? सबसे पहले मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन एंड रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। मैंडेटरी रिव्यू एरियाज में देखें तो भाई एक कंपनी है, मैनेजमेंट है, ठीक है, कंपनी के अंदर ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है, कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल्स हैं, ठीक है, तो मैनेजमेंट है, कंपनी के अंदर ट्रांजैक्शन है, और जो है इंटरनल कंट्रोल्स भी है। अगर हम देखें तो कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं। अब ऑडिटर है जो कंपनी में अपॉइंट हो रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन, ये मैंडेटरी रिव्यू एरिया है। ये ऑडिटर को मैंडेटरी रिव्यू करने हैं कि यार उसको ये 6 एरियाज तो रिव्यू करने ही करने हैं, कि मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन, कि भैया फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन क्या है। तो मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन
कि मैनेजमेंट ने क्या एनालाइज करा, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। स्टेटमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ठीक है, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को रिव्यू करना, इंटरनल कंट्रोल वीकनेस का लेटर जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने इशू करा है तो वो इंटरनल कंट्रोल वीकनेस लेटर है। इंटरनल ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिपोर्ट लेटर इशू करता है, इंटरनल ऑडिटर जो है एक तरीके से रिपोर्ट इशू करता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर लेटर इशू करता है। तो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट टू इंटरनल कंट्रोल वीकनेस। CIA, ठीक है, अपॉइंटमेंट रिम्यूनरेशन, अच्छा ARR ऑफ चीफ इंटरनल ऑडिटर। तो ये तीन चीज़ें हैं वो बहुत ही कट टू कट है अगर हम बात करें, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने जो है समझा है कि भाई अगर हम देखें तो तीन तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे कि लेटर ऑफ इंटरनल कंट्रोल वीकनेस, ठीक है, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है और जो है इंटरनल ऑडिटर है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है लेटर इशू करता है ऑफ इंटरनल कंट्रोल वीकनेस, इंटरनल ऑडिटर जो है रिपोर्ट देता है ऑन इंटरनल कंट्रोल वीकनेस। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ठीक है, और ARR ऑफ CIA, अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन, ठीक है, अपॉइंटमेंट रिमूवल एंड रेम्यूनरेशन, रीअपॉइंटमेंट तो कहीं भी नहीं आता, अपॉइंटमेंट रिमूवल एंड रेम्यूनरेशन ऑफ CIA। तो इस तरीके से जो है हमारे चार चीज़ें होती है, ठीक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में है कि स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, और जो है दो चीज़ छोटी छोटी है, एक तो है स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन है, और एक है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन एंड रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। तो मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, ठीक है, तो मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस एंड स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन, या अपन मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन एंड रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, फाइनेंशियल कंडीशन एंड रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। अगर हमने बात करी स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन की, तो स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन, तो क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन इंक्लूडिंग रिपोर्ट ऑफ मॉनिटरिंग एजेंसी सबमिटेड टू स्टॉक एक्सचेंज। तो क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन, ठीक है, प्लस मॉनिटरिंग एजेंसी की रिपोर्ट, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन तो है वो क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन प्लस एजेंसी की रिपोर्ट सबमिटेड टू द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, एजेंसी रिपोर्ट ऑफ मॉनिटरिंग एजेंसी सबमिटेड टू स्टॉक एक्सचेंज। साथ ही साथ एनुअल स्टेटमेंट ऑफ फंड, तो क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन, साथ ही साथ जो है एनुअल स्टेटमेंट ऑफ फंड यूटिलाइज फॉर पर्पस अदर देन दोज स्टेटेड इन ऑफर डॉक्यूमेंट। तो एनुअल स्टेटमेंट ऑफ फंड, तो क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन जो है वो देखते हैं, तो क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन है एंड एनुअल स्टेटमेंट ऑफ फंड यूटिलाइजेशन है फॉर पर्पस अदर देन ऑफर डॉक्यूमेंट जो है स्टेटेड है। तो ये सब रिव्यू एरियाज है। फिर मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ जो है फिनेंशियल कंडीशन, कि फिनेंशियल कंडीशन की रिस्पेक्ट में क्या मैनेजमेंट का डिस्कशन एनालिसिस क्या है फिनेंशियल कंडीशन के रिस्पेक्ट में। अगर हम बात करें कि क्या फिनेंशियल कंडीशन है, या अपन बोल सकते हैं कि क्या ऑपरेटिंग रिजल्ट है, तो ये क्या ऑपरेटिंग रिजल्ट है, तो ये सब चीज़ें जो है देखना पड़ती है, ठीक है, क्या ऑपरेटिंग रिजल्ट है। तो मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस देखा हमने, ठीक है, मैनेजमेंट एनालिसिस एंड डिस्कशन जो है रिव्यू करना पड़ता है। तो ये मैंडेटरी रिव्यूज एरियाज है, ठीक है, ये 6 रिव्यू एरियाज है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 4 तो सिंपल सी बात है कि स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, इंटरनल कंट्रोल वीकनेस का लेटर है जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने इशू करा, साथ ही साथ इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट है, तो ठीक है, इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट है जो इंटरनल ऑडिटर ने इशू करी। अपॉइंटमेंट ARR, अपॉइंटमेंट रिमूवल एंड रेम्यूनरेशन ऑफ CIA, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन की अगर हम बात करें तो क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन, ठीक है, क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन इंक्लूडिंग रिपोर्ट ऑफ मॉनिटरिंग एजेंसी, तो सबमिटेड टू स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो रिपोर्ट ऑफ मॉनिटरिंग एजेंसी सबमिटेड टू स्टॉक एक्सचेंज, तो क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन इंक्लूडिंग रिपोर्ट ऑफ मॉनिटरिंग एजेंसी, क्या है स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन है इंक्लूडिंग रिपोर्ट ऑफ मॉनिटरिंग एजेंसी सबमिटेड टू स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। एनुअल स्टेटमेंट ऑफ फंड यूटिलाइज फॉर पर्पस अदर देन दोज स्टेटेड इन द डॉक्यूमेंट, तो एनुअल स्टेटमेंट ऑफ फंड यूटिलाइज फॉर पर्पस अदर देन दोज स्टेटेड इन ऑफर डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन इंक्लूडिंग रिपोर्ट ऑफ मॉनिटरिंग एजेंसीज सबमिटेड टू स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है।
ये हमने बात करी। ऑडिट कमेटी की बात करें तो इधर जो है हमने सारे के सारे, इसमें ऐसा था कि उसने जो है MIS रिव्यू करा है, तो MIS रिव्यू करना सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन था तो अपन ने याद रखा कि MIS को रिव्यू करना ही जो है सफिशिएंट नहीं है, आपको बाकायदा जो है ये सब चीज़ें रिव्यू करनी चाहिए, ठीक है। ये हमने रिव्यू के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन देखा था, तो उस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था ये, ठीक है। अगर हम बात करें कि एक क्वेश्चन था रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट कमेटी वाइस वेस रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो रोल ऑफ ऑडिट कमेटी विद रिस्पेक्ट टू रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट कमेटी विद रिस्पेक्ट टू रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्या लिखा हुआ है, ऑडिट कमेटी इज रिक्वायर्ड टू रिव्यू द मैनेजमेंट, तो ऑडिटर कमेटी इज रिक्वायर्ड टू रिव्यू विथ मैनेजमेंट, क्यों मैनेजमेंट के साथ रिव्यू विथ मैनेजमेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो रिव्यू करना पड़ता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एग्जामिन करना पड़ता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर सबमिशन टू द बोर्ड। बोर्ड को सबमिट करने से पहले आपको झकमरा के करना पड़ेगा। और फोकस क्या है, प्राइमरीली ऑन, तो अब सिंपल सी बात है, अगर हम देखें तो फोकस किस पर कर रहा है, मैटर्स इंक्लूडेड इन DRS, ठीक है, मैटर रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट टू बी इंक्लूडेड इन द बोर्ड रिपोर्ट, तो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के मैटर, ठीक है। फिर एक आता है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी प्लस रीज़न, ठीक है, प्लस रीज़न। फिर आती है बात मेजर अकाउंटिंग एंट्रीज इन्वॉल्विंग एस्टिमेट बेस्ड ऑन द एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट बाय मैनेजमेंट, तो मेजर अकाउंटिंग एंट्रीज इन्वॉल्विंग एस्टिमेट, तो मेजर अकाउंटिंग एंट्रीज अगर हम बात करें तो मेजर अकाउंटिंग एंट्रीज इन्वॉल्विंग एस्टिमेट बेस्ड ऑन द एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट बाय द मैनेजमेंट, तो क्या है, मैटर रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द DRS, ठीक है, जो बोर्ड रिपोर्ट में इंक्लूड होगा। चेंजेस इफ एनी इन द अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, तो चेंजेस अकाउंटिंग पॉलिसी एंड रीजंस फॉर द सेम, यार क्यों हम चेंज कर रहे हैं। फिर मेजर अकाउंटिंग एंट्री इन्वॉल्व एस्टिमेट, अच्छा वो जो अकाउंटिंग एंट्री जिसमें एस्टिमेट इन्वॉल्व है, जिसमें मैनेजमेंट का जजमेंट इन्वॉल्व है, ये चीज़। फिर सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अच्छा मेजर आपने जो एडजस्टमेंट करा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फिर कंप्लायंस विद लिस्टिंग एंड अदर लीगल रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो कंप्लायंस विद लिस्टिंग रिक्वायरमेंट एंड अदर लीगल रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो कंप्लायंस करना है लिस्टिंग रिक्वायरमेंट से, और ये सब हमको देखना है, फोकस करना है, कंप्लायंस विद लिस्टिंग रिक्वायरमेंट एंड लीगल रिक्वायरमेंट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करा है कि नहीं करा है, और क्वालिफिकेशन इन ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट, ये जो है हमको फोकस करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो अगर हम बात करें तो फोकस करता है एक तो DRS के रिस्पेक्ट में, ठीक है, दूसरा फोकस करता है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में, तीसरा जो है अकाउंटिंग एंट्री में जहाँ पे मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, चौथा अकाउंटिंग एडजस्टमेंट जहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंट्री जहाँ पे एस्टिमेट इन्वॉल्व है, ठीक है, और अकाउंटिंग एडजस्टमेंट जो फिनेंशियल स्टेटमेंट में है, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अराइज हुए है आउट ऑफ ऑडिट फाइंडिंग्स की, जो ऑडिट फाइंडिंग्स से जो है अराइज हुए, जो ऑडिट फाइंडिंग्स से जो है सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और कंप्लायंस अगर हम बात करें, कंप्लायंस विद लिस्टिंग रिक्वायरमेंट एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का डिस्क्लोजर, ठीक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो अगर हम बात करें तो भाई अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज, अकाउंटिंग एंट्री वाले एस्टिमेट, ठीक है, और अकाउंटिंग एडजस्टमेंट, तीन तो अकाउंट के, ठीक है। एस्टिमेट अकाउंटिंग एंट्री जहाँ पे एस्टिमेट इन्वॉल्व है, अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज और अकाउंटिंग एडजस्टमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीन हो गए हमारे अकाउंट के, ठीक है। फिर हो गया अपना डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, फोकस करना, एंड क्वालिफिकेशन, ठीक है, कि क्वालिफिकेशन किस टाइप से दे जा रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं। मिसलेनियस की बात करें, ये हमने पढ़ा, ठीक है। अब जो है ऑडिटर रोल, ठीक है, तो रोल ऑफ ऑडिटर, ठीक है,
अगर क्वेश्चन आया कॉम्प्रिहेंसिव में कि ऑडिटर का रोल क्या है, ठीक है, तो ऑडिटर के रोल में आपको जो है कॉम्प्रिहेंसिव जब क्वेश्चन आया तो दोनों चीज़ें लिखनी है, ठीक है। ऑडिटर रोल में क्या है कि रोल ऑफ ऑडिट कमिटी विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी हमने पढ़ा, और एक नॉर्मल जो है रोल ऑफ ऑडिटर इन दी ऑडिट कमिटी, ठीक है, ये रोल ऑफ ऑडिटर इन दी ऑडिट कमिटी, ठीक है। तो टू इंश्योर दैट ऑडिटर कम्युनिकेट, मतलब कि रोल क्या है कि ऑडिटर जो है कम्युनिकेट करे फ्रीक्वेंटली विद दी ऑडिट कमिटी, ठीक है, की इश्यूज़ के ऊपर, की अकाउंटिंग और ऑडिटिंग इशूड इन दैट इन हिज जजमेंट, जहाँ पे जिसका मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा है, तो ऑडिट कमेटी से इस बारे में जो है चर्चा करें। इंश्योर दैट ही एड्रेस एनी क्वेश्चन और कंसर्न वॉइस बाय द ऑडिट कमेटी। फिर ऑडिट कमेटी भी सामने वाले से जो है सामने जो है अपना कंसर्न रेज करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको एड्रेस करना पड़ेगा कंसर्न, वो ये एड्रेस करे, ठीक है। असिस्ट करे, एडवाइस करे ऑडिट कमेटी को इन इम्प्रूविंग द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि यार ऐसा है कि आप किस तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, फिनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो असिस्ट करना, एडवाइस करना कि आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फिनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग पॉलिसीज, एएस कंप्लायंस, स्टैंडर्डिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये जो भी चीज़ें हैं ये आप किस तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हो, असिस्ट करना, एडवाइस करना, ठीक है। ये सब अभी अपन है देखेंगे। तो हमने क्या पढ़ा कि सिंपल सी बात है कि ऑडिटर कम्युनिकेट फ्रीक्वेंटली, तो इंश्योर करो कि ऑडिटर को जो है ऑडिट कमेटी से कम्युनिकेट करे फ्रीक्वेंटली। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन और कंसर्न्स जो उसने वॉइस्ड करे हैं, ठीक है, उसको वो एड्रेस करे, ठीक है। फिर असिस्ट एंड एडवाइस दी ऑडिट कमेटी ऑन इम्प्रूविंग द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब देखो क्या बोला है, असिस्ट एंड एडवाइस दी ऑडिट कमेटी। साथ ही साथ दो की इश्यूज़ के बारे में तो डिस्कशन करना है, कंसर्न्स को भी एड्रेस करना है, पर साथ ही साथ आती है बात एडवाइस की, बात आती है असिस्ट एंड एडवाइस, ठीक है। असिस्ट एंड एडवाइस ऑडिट कमेटी ऑन इम्प्रूविंग द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि किस तरीके से जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बेटरमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, ठीक है। एडवाइस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, इम्प्रूविंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसी का जो है इम्प्लीमेंटेशन, तो किस तरीके से जो है अकाउंटिंग पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, मतलब कि सिंपल सी बात है कि ऑडिट कमेटी अपने फंक्शन को किस तरीके से सुधार सकती है, ठीक है। टू असिस्ट मैनेजमेंट एंड ऑडिट कमेटी, अब वही बात आ गई कि असिस्ट एडवाइस में 2 पॉइंट निकल गए, ऑडिट कमेटी क्या आ गया, फिर एक आता है मैनेजमेंट एंड ऑडिट कमेटी, ठीक है। इधर भी असिस्ट एंड एडवाइस आ रहा है, इसमें तो ज़्यादा कुछ बोला नहीं है, इफेक्टिवली डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन बोला है, ठीक है। एंड इन सर्टिफिकेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। तो इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन है, ऊपर जो है वो कट टू कट बात कर रहा था कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे सुधारे, ठीक है, और इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब इंटरनल कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ये जो है रोल ये देख रखे थे, ऑडिटर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर हम बात करें LODR के रिस्पेक्ट में, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सर्टिफाइंग कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कंप्लायंस सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सर्टिफाइंग द कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेट टू द वेरिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ फैक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, तो मतलब कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फैक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसका सर्टिफिकेट। अब ये जो है, ये जो सर्टिफिकेट है, ना तो ये ऑडिट है, ना तो ये ऑडिट है, ना तो ये एश्योरेंस है, ना तो ये फ्यूचर वायबिलिटी को शो कर रहा है, ना तो ये इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट को शो कर रहा है। तो ऑडिट एंड एश्योरेंस भी नहीं है, ना तो फ्यूचर वायबिलिटी इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी को शो कर रहा है, ठीक है। ये सिंपल सी बात। फिर कुछ ऑडिटर की प्रोसीजर है कि ऑडिटर शुड कंडक्ट वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो क्या लिखा है, ऑडिटर शुड कंडक्ट वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस, तो वो कंप्लायंस वेरिफिकेशन तो करना ही पड़ता है, वो जिसके लिए बाकायदा जो है गाइडेंस नोट इशू करके रखे हैं, वो गाइडेंस नोट ऑडिटर को फॉलो करना है, एसेस को जो है रिलेटेड एसेस फॉलो करना है। फिर बात आती है कि ऑडिटर शुड डॉक्यूमेंट द मैटर विच आर इंपॉर्टेंट इन प्रोवाइडिंग द एविडेंस, तो जो सारे डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे, मैटर जिस मैटर को देख के ऑडिटर ने सर्टिफिकेट दिया है, तो डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, जो सपोर्टिंग एविडेंसेस है जिसके बेसिस पर उसने रिपोर्ट दी है, और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इन अकॉर्डेंस पास से अगर उसने लिया हो तो सपोर्टिंग एविडेंसेस को उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, साथ ही साथ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को भी जो है डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। तो ये अपन ने जो है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिस्पेक्ट में बात करी। अब हम समझते हैं कि इसमें LODR के रिस्पेक्ट में हमने पहले तो कंपोजिशन देख लिया कि इधर 177 में 3 डायरेक्टर है, LODR में है 3 डायरेक्टर, इधर 1 मेजोरिटी है, उधर 2/3 है, और आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर है, तो सारे के सारे ही है।
तो अपन एक बात करी थी कि यार जो है नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी, अब नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी के रिस्पेक्ट में जो है हम सबसे पहले हमको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी, ठीक है। नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी ये तो पूरा का पूरा ये सीन देखना पड़ेगा, पर ठीक है हम जो है बेटर है कि ये जो इधर सब चीज़ें देखे रखी है वो सब चीज़ें जो है इनकॉर्पोरेटेड है हमारे नोट्स में ही, ठीक है। तो हमको ये अब ये 2 पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे नोट्स में ही इनकॉर्पोरेटेड है, राइट। सो अगर हम देखें तो मीटिंग्स ऑफ बोर्ड के इसमें हमने बात कर ली है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप की बात कर ली है, बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, राइट। तो अगर हम बात करें नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी की, तो नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी में 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। तो 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए और इधर भी 3 नॉन एग्जीक्यूटिव, इधर भी 3 नॉन एग्जीक्यूटिव है, हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, उधर 2/3 हो जाएगा, 6% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए LODR में। तो 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उधर है 3 डायरेक्टर और 6% इसमें नया आ जाता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इधर 6% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और वही है कि 3 डायरेक्टर है, उसमें एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो इधर 2/3 हो जाएगा। जहाँ पे हाफ है वहाँ पे 2/3, जहाँ पे 2/3 है वहाँ पे ऑल। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की बात करें, देखो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की बात करें तो सारे मेंबर सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं, मेजॉरिटी मेंबर्स जो होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर होते हैं। तो सारे मेंबर सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं और जो मेजॉरिटी मेंबर होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर होते हैं, ठीक है। 6% भी इनफैक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर होता है, तो कुछ इतना खास था नहीं इसमें, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें से, ठीक है, अगर हम देखें तो फिर आती है बात कि अगर हम देखें तो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप में, ठीक है, अगर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप की बात करें, ओके, और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में भी इतना कुछ खास था नहीं कि सारे मेंबर सीनियर एग्जीक्यूटिव होंगे, मेजॉरिटी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर ही होते हैं, ठीक है। कुछ एडिशनल रोल है ऑडिट कमेटी का। अभी अपन ने जो ये रोल देखे थे, जो हमने अभी रोल पढ़े थे ऑडिट कमेटी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये जो हमने ऑडिट कमेटी के रिस्पेक्ट में रोल पढ़े थे कि उसको कम्युनिकेट करना चाहिए और ये सब हमने रोल ही पढ़े थे अगर देखा जाए तो, ये तो था, ये तो पढ़े थे हमने रोल्स, ठीक है। तो ऐसा है कि ऑडिट कमेटी के रोल में एक नया रोल ये भी है कि अगर होल्डिंग कंपनी जो है अगर उसने लोन एडवांसेस दिए है सब्सिडियरी को 100 करोड़ या 10% ऑफ असेट साइड, तो 100 करोड़ या सब्सिडियरी का 10% ऑफ असेट साइज है, विच एवर इज लोअर, ठीक है, उससे अगर ज़्यादा दिया है तो उसका पेंडिंग यूटिलाइजेशन देखना पड़ता है, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन देखना पड़ता है, ये जो अपन ने बात करी थी कि यूटिलाइजेशन देखना पड़ता है। ये अपन बोल सकते हैं रिव्यू ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, रोल ऑफ ऑडिट कमेटी विद रिस्पेक्ट टू रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसमें जो है एक एडिशनल अमेंडमेंट है, एक नई चीज़ जो है उसमें जो है एडिशनल रोल है, ठीक है, हमने इसको देख लिया। फिर रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर की बात करें तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अगर जो है सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के 50% से ज़्यादा रेम्यूनरेशन एक को मिल रहा है तो स्पेशल जो है रिजोल्यूशन लगेगा। फिर अगर हम बात करें कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो प्रमोटर है, ठीक है, अभी तो अपन ने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करी, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो प्रमोटर है या मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप है, इधर रेम्यूनरेशन जैसा परसेंटेज में था, इधर ऐसा बोल रहे हैं कि 5 करोड़ या 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट विच एवर इज हायर से ज़्यादा मिल रहा है एक जने को, इधर एक जने को सबका मिला के उसके 50% से ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। इधर जो है एक जने को, ठीक है, 5 करोड़ और 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट विच एवर इज हायर, ठीक है, और उसको एक जने को मिल रहा है, या अपन देखें कि अगर एक से ज़्यादा है तो 5 करोड़ ऑफ नेट 5% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज़्यादा मिल रहा है तो आपको जो है स्पेशल रिजोल्यूशन लग जाएगा, ठीक है। ये अपन ने देखा। ऑडिटर को चेक करना चाहिए, मिनट ये सब चेक करना चाहिए कि रिजोल्यूशन पास हुआ है कि नहीं हुआ। रेगुलेशन 24 की हमने बात कर ली। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन की बात करें तो भैया अपन ने पढ़ लिया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन में एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों आते हैं। वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए टॉप 500 में तो एक 19 से और टॉप 1000 में जो है 20 से। मोर देन 50% जो है मोर देन इक्वल टू 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। नंबर ऑफ डायरेक्टर अगर हम बात करें तो वो 1000 2000 था, ठीक है, 1000 2000 का नंबर ऑफ डायरेक्टर में जैसे 8 लिस्टेड है और 7 लिस्टेड है। और अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में 7 है, ठीक है। चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अब देखो बात करो क्या बोल रहे हैं कि चेयरपर्सन अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, अगर चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है
तो 50% या उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अभी अपन ने क्या पढ़ा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ये नहीं पढ़ा था कि कितने इंडिपेंडेंट होते हैं कितने इंडिपेंडेंट नहीं होते, ऐसा कोई कंपोजिशन नहीं पढ़ा। पर ये बोल रहे हैं कि अगर चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ना, तो चेयरपर्सन खुद ही एग्जीक्यूटिव है तो 50% या उससे ज़्यादा, और नॉन एग्जीक्यूटिव है तो कम भी इंडिपेंडेंट रखोगे तो चलेगा। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिसकी 75 साल या उससे ज़्यादा की एज है तो स्पेशल रिजोल्यूशन लगता है और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करना पड़ेगा शोइंग जस्टिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, ये अपन ने बात करी। फिर अगर हम देखें तो रेम्यूनरेशन समझे तो क्या बोलना चाह रहे हैं इसमें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करता है शेयर होल्डर को और अप्रूव करता है। सिंपल सी बात है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर को रिकमेंड करता है, वो अप्रूव करता है फीस और कंपनसेशन ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, तो डायरेक्टर को पैसे लेने ना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंडेशन दिया, शेयर होल्डर बोलेंगे पैसे हमारे, हम अप्रूव करेंगे। ठीक है, अब रेम्यूनरेशन टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करता है जो है, और स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा जब एक ही नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को टोटल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या 50% से ज़्यादा दे रहे हैं। ये सब मिलता नहीं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। और एक अपन ने पढ़ा था कि एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अगर आप जो है, इसमें अपन ने कुछ चीज़ भी पढ़ी थी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो प्रमोटर है, ठीक है, हुआ प्रमोटर और मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप। तो प्रमोटर है यार, या तो मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप है। ठीक है, प्रमोटर है या मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप है। अब इसको जो है 5 करोड़ और 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट विच इज हायर से ज़्यादा मिल रहा है तो स्पेशल रिजोल्यूशन है, और एक से ज़्यादा है तो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट या उससे ज़्यादा। और ऑब्लिगेशन ऑफ डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजमेंट है क्या है, और कुछ ऑब्लिगेशन ये है कि भाई मीटिंग जो है साल में 4 बार तो मिनिमम करो ही करो, और मैक्सिमम टाइम गैप जो है वो 120 डेज का होना चाहिए। मतलब कि भाई 120 डेज से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। कोरम इंपॉर्टेंट है, कोरम समझने की। ठीक है, कोरम नई चीज़ आई है कोरम समझने की। अगर हम देखें तो कोरम क्या बोल रहा है कि 1/4/2019 अगर हम बात करें कोरम की, तो भाई 1/3 और 3 विच इज हायर। ठीक है, तो 1/3 और 3 विच इज हायर ये है जब 1/4/2019 ये है अपना टॉप 1000, मतलब 1000 2000 है। ठीक है, तो कोरम में टॉप 1000 पे 1/3 और 3 विच इज हायर, और टॉप 2000 में 1/3 और 3 विच इज हायर, उसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो ये टॉप 1000 के रिस्पेक्ट में और टॉप 2000 के रिस्पेक्ट में है, वो सेम है। ठीक है, तो अगर हम बोल सकते हैं कि अगर मैं कोरम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और हम बात करें टॉप 1000 टू 2000 की, तो उसमें जो है 1/3 और 3 विच इज हायर इंक्लूडिंग 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये अपन ने बात करी। ये कोरम की बात करी। डायरेक्टरशिप की अपन ने बात करी कि लिस्टेड एंटिटी 8 है, फिर 7 हो गया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 7 है। फिर अपन ने बात करी कि एक एक्सेप्शन है कि अगर आप होल टाइम डायरेक्टर हो या एमडी हो किसी कंपनी के, तो आप 3 में बन सकते हो। फिर मेंबरशिप और चेयर मेंबरशिप के रिस्पेक्ट में है कि आप मेंबरशिप 10 कमेटी में बन सकते हो, इधर मेंबरशिप सिर्फ ऑडिट कमेटी और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप की बात करें कि यार आप सिर्फ 10 कमेटी में मेंबर बन सकते हो। चेयरपर्सनशिप जो है आप 5 कमेटी में बन सकते हो, जिसमें प्राइवेट कंपनी, फॉरेन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी नहीं आती। ये है। ठीक है, चेयरपर्सन हो तो 5 कमेटी, मेंबर हो तो 10 कमेटी। ठीक है, ये चीज़ें थी। अगर बात करें, ओके ये 16 पेज है, अच्छा खासा है कंटेंट। अच्छा ओके, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड फ्रेमवर्क और आगे बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, अब कमिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो वही है कि हमने नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी में हमने पढ़ा था कि 3 डायरेक्टर होते हैं। अब ये अपन ने कमेटी जो है, ये हम कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, एलओडीआर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी, एसआरसी और रिस्क मैनेजमेंट कंपनी। तो अपन ने नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी में क्या देखा था कि भाई अभी अपन ने ये नोट्स बनाए थे, छोटी मोटी चीज़ें लिखी थी कि 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, जिसमें हाफ एटलीस्ट 50% वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी का जो चेयरपर्सन है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, चेयरपर्सन लिस्टेड एंटिटी वहाँ के, अब लिस्टेड एंटिटी कंपनी का है और लिस्टेड कंपनी का अगर चेयरपर्सन है तो वो कमेटी का चेयरपर्सन नहीं बन सकता, वो मेंबर बन सकता है। कोरम 2 या 1/3 विच इज हायर, और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। मीटिंग 1 इन ईयर है, और चेयरपर्सन को प्रेजेंट होना चाहिए और आंसर करना चाहिए क्वेरीज का।
ग्रीवेंस अगर स्टेक होल्डर को आप जो है रिड्रेस कर रहे हो, 3 डायरेक्टर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। अब इधर अपन ने जो बात करी थी कि चेयरपर्सन जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। नॉमिनेशन नॉमिनेशन कमेटी में एक याद रखना 2 और 1/3 विचेवर इज हायर था, ठीक है, और इसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। और अभी हमने क्या पढ़ा कोरम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, 1/3 और 3 विच इज हायर, ठीक है, और ये 2 और 1/3 विच इज हायर है। तो वही बात है 1/3 और 2 विच एवर इज हायर इंक्लूडिंग 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो 1/3 और 2 विच एवर इज हायर इंक्लूडिंग 1 जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, ये चीज़ हमने देखी, ठीक है। और वही है कि चेयरपर्सन जो है, जैसे कि इधर बोला है कि चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। तो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी में अगर हम देखें तो चेयरपर्सन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। 3 डायरेक्टर है जिसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेगा, ठीक है, ये अपन ने बात करी थी, ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड बाय रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड बाय रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीओडी में डेलीगेट मॉनिटरिंग रिस्क मैनेजमेंट प्लान। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिफाइन करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो डेलीगेट भी कर सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर अपन बात करें तो डेलीगेट भी करता है, कि वो डेलीगेट कर सकता है। तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है, वो क्या करते हैं, रिस्क मैनेज करते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बकायदा वो डेलीगेट कर सकते हैं मॉनिटरिंग, रिस्क मॉनिटरिंग उसका काम है, ठीक है। और साइबर सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर वहाँ पे जो है वो मेजॉरिटी में रहते हैं। ये सब हमने बात करी थी, चलो ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। ऑडिट कमेटी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें एनआरसी 178 में एनआरसी की बात करें, और एनआरसी हम एलओडीआर की बात कर रहे हैं, तो 178 में भी ऐसा ही है कि 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जिसमें से 50% मतलब वही आधे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। चेयरपर्सन ऑफ लिस्टेड एंटिटी जो है वो एनआरसी के मेंबर बन सकते, चेयरपर्सन नहीं बन सकते। और 10-50-100 की एप्लीकेबिलिटी है, देजा बू पे नहीं लगता है, ठीक है। एडिशनल पॉइंट जो कोरम वोरम है वो सिर्फ इधर ही दे के रखिए कि भाई कोरम की बात जो है वो एनआरसी में दे के रखिए। चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है वो इधर दे के रखा है। मीटिंग की बात करी है वो भी इधर ही करके रखिए। ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, ठीक है। पनिशमेंट है 1 लाख से 5 लाख, चलो ठीक है, पनिशमेंट इतना कोई मैटर नहीं रख रहा है। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप में कि कंपनी उधर जो है, अगर अपन उधर देखें कंपनी सेक्ट में, तो भैया 1000 शेयर होल्डर रहते हैं तब जाके स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनती है, ठीक है। कंपनी हैविंग 1000 स्टेक होल्डर तब जाके स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। स्टेक होल्डर बोला सेक्शन 8 कंपनी पे नहीं बनता। और चेयरपर्सन जो है इधर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, ये तो सब सेम ही है। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिस्पेक्ट में, अभी अपन ने इतनी बात करी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और यही जो है उसको ही थोड़ा सा ब्रशअप करते हुए इधर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिस्पेक्ट में बात करी गई है, ठीक है। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिस्पेक्ट में बात करने के बाद हम जो है कुछ थोड़ा जो है चेंज लेकर आएंगे। हमने ऑडिट कमेटी के रिस्पेक्ट में सारे जो है मई 20 के अमेंडमेंट है, सारे मई 20 के अमेंडमेंट देख लिए हैं, ठीक है। और जो है इसके बाद हम जो है कुछ सब्टल चेंज करते हैं, राइट, क्या है, ओके। चैप्टर 11 ऑडिट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड फ्रेमवर्क, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड फ्रेमवर्क, ऑडिट कमेटी 177 एंड एलओडीआर, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, ओके। तो ये जो भी अपन ने पढ़ा ना, ये सब चीज़ें की बात होगी इधर। चलो देखते हैं इधर, तो ये सब चीज़ें अभी अपन काट देते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हम काट देते हैं। इसके रिस्पेक्ट में जो है सबसे पहले तो एक पेज एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, 1 सेकेंड, एक पेज एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ओके। तो अगर हम बात करें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, पर्टिकुलर चीज़ें है, ये कहाँ पे देख के रखिए, समझते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो ओके, पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ सिस्टम, ठीक है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल। तो ये एक मैनेजमेंट का सिस्टम है। देखो, बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब मैनेजमेंट का सिस्टम है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ सिस्टम, ठीक है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्ट एंड गवर्न बाय द मैनेजमेंट। ये ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू कंपनी जो है डायरेक्ट और गवर्न होती है। जैसे कि टाटा है तो गवर्न होती है, डायरेक्ट होती है बाय द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। बेटर मैनेजमेंट, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, और टाइमली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये डायरेक्टर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो ठीक है,
फ्रेमवर्क की बात करें तो भैया बहुत सारी कमिटीज़ बनाती है, कमिटीज़ ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ही नतीजा है। अगर हम बात करें सेक्शन 177 ऑन ऑडिट कमिटी LODR के रिस्पेक्ट में, तो देखो हमने क्या समझा है कि लिस्टेड पब्लिक कंपनी या अदर पब्लिक कंपनी जिसका PBT पेड अप कैपिटल 50 करोड़ से ज़्यादा हो, 50 करोड़ या से ज़्यादा हो, बोरोइंग हो, आउटस्टैंडिंग DDL डिपॉजिट डिबेंचर और लोन जो है एक्सीडिंग 50 करोड़ से 10-50 हो है ना, तो एक्सीडिंग 50 करोड़, पेड अप में मोर देन इक्वल टू 10 करोड़ है और टर्नओवर में मोर देन इक्वल टू 100 करोड़ है। ठीक है, ऑडिट कमेटी LODR के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो ये लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल होता है। कंपोजिशन में अपन ने बात करी थी कि 3 डायरेक्टर है, मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, चेयरपर्सन को रीड एंड अंडरस्टैंड होना चाहिए, मेजॉरिटी मेंबर को जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सारे के सारे इधर फाइनेंशियल लिटरेट है LODR में, तो सारे के सारे ही जो है वो फाइनेंशियल लिटरेट है LODR में, सारे के सारे ही फाइनेंशियल लिटरेट है। और चेयरपर्सन एटलीस्ट 1 जो है वो एक्सपर्टीज है। चलो, चेयरमैन के रिस्पेक्ट में कोई स्पेसिफिक बातें नहीं है, इधर सारे के सारे फाइनेंशियल लिटरेट है, इधर मेजॉरिटी मेंबर और चेयरमैन की बात करके रखी थी। ठीक है, उनको रीड एंड अंडरस्टैंड होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर इधर अपन अगर बात करें तो चेयरपर्सन, ठीक है, शैल प्रेजेंट। ठीक है, तो चेयरपर्सन को AGM में प्रेजेंट होना पड़ेगा, मे नहीं है। ठीक है, मे नहीं है, उनको तो AGM में प्रेजेंट होना ही पड़ेगा, ये तो शैल है। ठीक है, तो इनको जो है AGM में प्रेजेंट होना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ एडिशनल पॉइंट जो है ऑडिट कमेटी। अच्छा, अपन ने एडिशनल पॉइंट पढ़े थे, आपको याद हो तो, कि LODR में कि ऑडिट कमेटी को इनवाइट करना हो तो इनवाइट कर सकता है फिनेंस डायरेक्टर को, हेड ऑफ फिनेंस फंक्शन को, और रिप्रेजेंट जो है हेड ऑफ फिनेंस फंक्शन और इंटरनल ऑडिटर को, और देखो फिनेंस डायरेक्टर को, हेड ऑफ फिनेंस फंक्शन, इंटरनल ऑडिट फंक्शन के हेड या स्टैट्यूटरी ऑडिटर के रिप्रेजेंटेटिव अदर एग्जीक्यूटिव्स को बुला सकता है। ये हमने जो है बात करी थी। फिर मीटिंग्स की बात करें तो एटलीस्ट 4 मीटिंग होनी चाहिए और गैप 120 दिन मैक्सिमम। कोरम 2 या 1/3 विच इज हायर। ठीक है, विच इज लोअर 2 और 1/3, 2 और 1/3, इसमें भी कोरम यही है। अगर हम ऑडिट कमेटी की कोरम के बारे में बात करें तो 2 और 1/3 विच इज लोअर, और इंक्लूडिंग 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो कोरम में क्या है? ठीक है, कोरम में अगर बात करें तो भाई लिख लो इसको भी। तो ऑडिट कमेटी के रिस्पेक्ट में देखो 2 और 1/3 विच इज हायर, और 2 और 1/3 विच इज हायर, और 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो NRC में है। ठीक है, कोरम के रिस्पेक्ट में 3 चीज़ हो गई। अगर हम देखें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जब मीटिंग होती है तो कोरम है 1/3 और 3 और 1/3 विच इज हायर, इंक्लूडिंग 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ऑडिट कमेटी में 2 और 1/3 विच इज हायर, इंक्लूडिंग 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इधर 2 और 1/3 विच इज हायर NRC में, इंक्लूडिंग 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी कोरम्स है भैया, ध्यान रख लेना इसका भी, क्योंकि जो है पता ही नहीं चलता है कि किसकी क्या कोरम है, बट एटलीस्ट हमको अब जो है पढ़ते पढ़ते हमको समझ में आ गया है, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो लिख लेते हैं कि 2 और 1/3 विच एवर इज हायर, इंक्लूडिंग जो है 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब जो है फंक्शंस की बात करें, हमने अभी फंक्शंस की बात करी थी। ठीक है, फंक्शंस की बात करें तो भाई 177(4) में तो फंक्शंस दे के रखे, और उसमें मेयर दे के रखा है। मेयर में क्या बोल के रखा है? मॉनिटर, मेयर में मॉनिटर ऑडिटर इंडिपेंडेंस, ऑडिटर इफेक्टिवनेस। ठीक है, ये M से हो गया। ठीक है, ये A से क्या हुआ? A से हुआ अप्रूवल ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो मॉनिटर जो है ऑडिटर इंडिपेंडेंस एंड ऑडिटर इफेक्टिवनेस, तो मॉनिटर AIE। ठीक है, ये हो गया हमारा M। अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी, रिकमेंडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन एंड टर्मिनेशन, टर्म्स ऑफ ऑडिटर, तो आर्ट। ठीक है, आर्ट से रिव्यू की बात हमने कर ली है। तो क्या हमने पढ़ा कि मॉनिटर, ठीक है, एंड यूज ऑफ पब्लिक फंड, सॉरी इधर जो है मॉनिटर एंड यूज ऑफ पब्लिक फंड है, ये मॉनिटर एंड यूज ऑफ पब्लिक फंड इधर है। ए से अगर हम बात करें अप्रूवल ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ठीक है, आर से है रिकमेंडेशन, आर्ट रिकमेंडेशन अपॉइंटमेंट रेम्यूनरेशन टर्म्स ऑफ ऑडिटर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आर से एक और है कि रिव्यू ऑडिटर इंडिपेंडेंस एंड ऑडिट इफेक्टिवनेस, एंड ई से है इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। ई से और क्या है? अगर इवेल्युएशन है, ठीक है, तो ई से और क्या है? तो अगर हम बात करें तो हमने क्या पढ़ा कि मॉनिटर करना एंड यूज ऑफ पब्लिक फंड जो रेज हुए हैं थ्रू पब्लिक ऑफर। ए से अप्रूवल ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ठीक है, और
फिर आर से रिकमेंडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, टर्म्स ऑफ ऑडिटर, रिव्यू ऑफ ऑडिटर इंडिपेंडेंस एंड ऑडिट इफेक्टिवनेस। ई से एग्जामिनेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट देयर ऑन, और ई से है इवेल्युएशन ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स जब भी उसको नेसेसरी लगे। ठीक है, ये हमने ई से बात करी। ठीक है, एक तरीका इन्होंने ये भी निकाला था कि आरती करके लिखा हुआ था कि मेयर तो है, इन्होंने आरती करके भी निकाला। ठीक है, तो आरती करके निकाला तो अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन। ठीक है, तो ये दोनों को मिलाकर इन्होंने आरती करा था कि अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, टर्म्स ऑफ ऑडिटर, इंडिपेंडेंस एंड ऑडिट इफेक्टिवनेस, ये सब चीज़ों के रिस्पेक्ट में था। तो हमने फंक्शंस की बात करी थी। पावर की बात करी तो पावर में अपन ने पढ़ा था केयर्ड। ठीक है, सी से क्या थे, कॉल फॉर कमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, स्कोप एंड ऑब्जर्वेशंस इन दी ऑडिट। आर से है कि रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, और डी से डिस्कस द रिलेटेड इश्यूज विद इंटरनल ऑडिटर एंड जो है इंटरनल ऑडिटर के रिस्पेक्ट में। फिर अगर हम बात करें तो 177(6) में है इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटी है। ठीक है, लीगल एंड प्रोफेशनल एडवाइजर्स और लीगल प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं, राइट टू हर्ड है, राइट टू वोट नहीं है, ये सब हमने बात करी थी। और डिस्क्लोजर है, डिस्क्लोजर आपको बोर्ड रिपोर्ट में झक मारा के आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कंपोजिशन, तो D1 हो गया एक, तो डिस्क्लोजर आपको कंपोजिशन का तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं करा, और D2 ये भी है कि अगर आपने रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं करा तो वो भी तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि LODR के रिस्पेक्ट में, तो LODR के रिस्पेक्ट में पावर है। पावर क्या है, पावर ये है जिसमें अपन ने पढ़ा था कि एक्सपर्ट सजेस्ट प्रोटीन। अब एक्सपर्ट सजेस्ट प्रोटीन में क्या है कि सिक्योर अटेंडेंस ऑफ आउटसाइडर एक्सपर्टीज। ठीक है, सिक्योर अटेंडेंस ऑफ आउटसाइडर एक्सपर्टीज, एक्सपर्ट। सी से सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय से इन्फॉर्मेशन सीक करना है तो एम्प्लॉय से इन्फॉर्मेशन जो है वो सीक कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपर्ट सजेस्ट प्रोटीन, प्रोफेशनल एडवाइस ले सकते हैं। इंश्योरिंग अटेंडेंस ऑफ आउटसाइडर इंक्लूडिंग विथ रिलेवेंट एक्सपर्टीज टू सिक्योरिंग अटेंडेंस ऑफ आउटसाइडर विद रिलेवेंट एक्सपर्टीज। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। लीगल प्रोफेशनल एडवाइस, इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय से ले सकते हैं। और इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटी गिवन इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस, तो ये 177(4) नहीं है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। ठीक है, इसके इसलिए हमने एरो बना के रखा है। फिर आते हैं मैंडेटरी रिव्यू एरियाज, तो ये तो है 6 एरियाज है। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें अगर हमने ये समझा था कि 4 तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है। तो रिव्यू एरियाज में जैसे कि इंटरनल कंट्रोल वीकनेस का लेटर, ठीक है, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने इशू करा, ये रिव्यू एरियाज है। जो इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट, जो इंटरनल ऑडिटर ने जो रिपोर्ट करी है इशू इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल वीकनेस। अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, ठीक है, अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड रेम्यूनरेशन ऑफ चीफ इंटरनल ऑडिटर। स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, दो तो स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एंड स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन। तो क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन या एनुअल स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन या एनुअल स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन, ठीक है, क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन या एनुअल स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन। क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन किसके रिस्पेक्ट में, क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग एजेंसी रिपोर्ट। स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन आपको जो है ये भी रिव्यू करना पड़ता है, जो हम स्टॉक एक्सचेंज को बताते हैं। क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग एजेंसी रिपोर्ट सबमिटेड टू स्टॉक एक्सचेंज, या एनुअल स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन इंक्लूडिंग यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, कि आपने फंड का यूटिलाइजेशन है अदर देन ऑफर डॉक्यूमेंट आपने करा है, तो एनुअल स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन, ये सब हमने बात करी। फिर मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, तो मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस है इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन, तो मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस है। तो मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल कंडीशन एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट। मेयर आपने सिर्फ MIS रिव्यू करा है, ये काफ़ी नहीं है। मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन एंड ऑपरेशनल रिजल्ट, कि मैनेजमेंट किस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, उनकी क्या राय है, और ऑपरेशनल रिजल्ट के रिस्पेक्ट में उनकी क्या राय है। तो मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन एंड ऑपरेशनल रिजल्ट। ठीक है, ये हमने बातें करी। चलो, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो देखो, एक तो जनरल रोल हमने पढ़ा था, और एक जो है रोल ऑफ ऑडिट कमेटी विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने देखा। ठीक है, अगर हम देखें तो बाकायदा जो है सबके नोट्स बने हुए हैं। ठीक है, तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, ठीक है, इसमें कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी थी। ठीक है, हम इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें
कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर की, तो ऑडिटर के रोल में ऑडिटर को जो है की इश्यूज ऑफ अकाउंटिंग मैनेजमेंट जो है डिस्कस करना चाहिए। इनफैक्ट जो है ऑडिटर एड्रेस, ठीक है, और जो है ऑडिट कमेटी, देखो ऑडिटर जो है की इश्यूज तो डिस्कस करेगा, अकाउंट्स और मैनेजमेंट नहीं है, इधर ऑडिट कमेटी और मैनेजमेंट है, तो की इश्यूज डिस्कस करेगा, जो भी उनके कंसर्न है उन कंसर्न्स को एड्रेस करेगा, साथ ही साथ एडवाइस करेगा कि किस तरीके से आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस और अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और अपना जो है इंटरनल कंट्रोल स्ट्रेंथ और इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आप किस तरीके से आप बढ़ा सकते हो। तो ये है, इश्यूज़ भी डिस्कस करेगा, बातचीत भी करेगा, उनके कंसर्न्स को भी एड्रेस करेगा और साथ ही साथ एडवाइसेस भी देगा। कुछ अमेंडमेंट है, ओके, ये अमेंडमेंट है, ये जो अपन ने बात करी, रिव्यूइंग यूटिलाइजेशन ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ओके, रिव्यूइंग यूटिलाइजेशन ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, कि जो लोन्स एंड एडवांसेस है अगर होल्डिंग कंपनी ने मटेरियल सब्सिडियरी को दिए हैं, तो अच्छा होल्डिंग कंपनी इन द सब्सिडियरी, और वो 100 करोड़ या 10% ऑफ असेट साइज ऑफ सब्सिडियरी विच एवर इज लोअर, उससे अगर ज़्यादा है, ठीक है, वो एक्सीड कर रहा है, तो इंक्लूडिंग एग्जिस्टिंग लोन एज ऑन 1 अप्रैल 2019, तो बाकायदा जो है ये अमेंडमेंट है, ये इसका ध्यान देना, ठीक है, ये अमेंडमेंट है, इस पर ध्यान देना, ठीक है, आपको देखना पड़ेगा, ये भी रिव्यू करना पड़ेगा। और रही बात है कुछ फिनेंशियल स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में है कि आपको अकाउंटिंग पॉलिसी के रिस्पेक्ट में 3 चीज़ें हैं। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी विथ रीज़न, अकाउंटिंग एस्टिमेट जहाँ पे इन्वॉल्व है, अकाउंटिंग जजमेंट जहाँ पे इन्वॉल्व है, और अकाउंटिंग एडजस्टमेंट, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एडजस्टमेंट जहाँ पे इन्वॉल्व है। ये तो अकाउंटिंग के रिस्पेक्ट में बात हो गई। अगर हम बात करें, ठीक है, मैटर्स इंक्लूडिंग डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, ठीक है, तो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, तो मैटर इंक्लूडिंग DRS, मैटर इंक्लूडिंग डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, ठीक है, तो जो मैटर डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में इंक्लूड है। फिर कुछ छोटी मोटी 3 तो अकाउंटिंग के हो गए, एक DRS और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ये इसको ऑडिट कमेटी का रोल है कि इसको रिव्यू करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और क्वालिफिकेशन ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट, कंप्लायंस ऑफ लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो DRS, ठीक है, मैटर जो DRS में इंक्लूड है, डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, कंप्लायंस ऑफ लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड क्वालिफिकेशन ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो अपन देख सकते हैं जैसे QCPP होता है वैसे QCDD, क्वालिफिकेशन ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट, या तो अपन बोल सकते हैं 3D, डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ठीक है, और ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट पे क्वालिफिकेशन है, और D से है डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। तो इस तरीके से जो है हमें ये भी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखना पड़ता है, और साथ ही साथ जो है ये, अच्छा इसमें ये भी बात कर ली हमने, इस पर भी ये भी बना दिया कि अगर हम बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिस्पेक्ट में, तो देखो इन्होंने क्या है, सिंपल सी बात है, इन्होंने क्या निकाला कि डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट है, ठीक है, तो मैटर इन डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट और क्वालिफिकेशन ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट, तो अकाउंट्स पे बोर्ड रिपोर्ट जाती है, ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है, ये देख लिया अपन ने। फिर 2 और 3 क्या बोलना चाह रहे हैं, अच्छा अकाउंटिंग पॉलिसीज विथ रीज़न या अकाउंटिंग एडजस्टमेंट, अकाउंटिंग एंट्रीज जिसमें एस्टीमेट इन्वॉल्व है, ठीक है, अकाउंटिंग एंट्रीज जिसमें एस्टीमेट इन्वॉल्व है, ठीक है, मेजर अकाउंटिंग एंट्रीज जिसमें एस्टीमेट इन्वॉल्व है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टीमेट, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट, अकाउंटिंग पॉलिसीज, कंप्लायंस ऑफ लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, डिस्क्लोजर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। इस तरीके से डायग्राम से भी हमारा जो है फटाफट तरीके से होता है। अगर हम बात करें ऑडिटर सर्टिफिकेट विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट, तो दिस सर्टिफिकेट इज बेस्ड ऑन द फैक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट। तो ये जो सर्टिफिकेट है ये बेस्ड है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फैक्चुअल इंप्लीमेंटेशन तुमने करा है। इफ देयर इज अ नॉन कंप्लायंस, क्या बोला है, इफ देयर इज अ नॉन कंप्लायंस सर्टिफिकेट इंक्लूड सम मॉडिफिकेशन, सर्टिफिकेट मॉडिफिकेशन के साथ चले जाएगा। सर्टिफिकेट अनमॉडिफाइड भी हो सकता है, मॉडिफाइड भी हो सकता है, ठीक है, ये कोई फ्यूचर वायबिलिटी शो नहीं करता है, ये इनफैक्ट इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट भी शो नहीं करता है, ये कोई ऑडिट एंड एश्योरेंस नहीं है। फिर सिंपल सी बात है, ऑडिट प्रोसीजर को सभी सही सिंपल सी बात है कि ऑडिटर को जो है डॉक्यूमेंटेशन रखना पड़ेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है इससे जो एक एविडेंस गैदर हुआ है और इससे एक ओपिनियन क्रिएट हो रहा है कि भैया जो है इसके बेसिस पे जो है हमने सर्टिफिकेट इशू करा है। तो चेक द फुलफिलमेंट ऑफ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, फॉलो द स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग टू द एक्सटेंट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एविडेंस, कि जो है ये एविडेंस एक बेसिस फॉर्म हुआ है कि भैया इन्होंने कंप्लायंस करा है, ऑप्टेड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जब नेसेसरी हो, ये सब चीज़ें हैं। तो इस तरीके से हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस May 20 अमेंडमेंट्स, ऑडिट कमेटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीज़ें हमने ओवर करी है, ठीक है।